वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, मतलब कि इसको दोबारा से बनाया जा सकता है। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी सपोर्ट करती है। ठीक है, सॉइल एक लिविंग सिस्टम है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर सॉइल को भी ग्रो होने में दोबारा से बनने में लाखों साल लग जाते हैं। सॉइल की फॉर्मेशन के लिए पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और अदर फैक्टर्स ऑफ लाइफ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, various forces of nature such as temperature, action, running water, running wind, glacier activity, decomposers, ये सब भी सॉइल की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। केमिकल और अनऑर्गेनिक चेंज विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मतलब कि केमिकल और ऑर्गेनिक फैक्टर्स भी सॉइल की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी कंटेन करके रखती है। ठीक है, इंडिया में जो सॉइल है वो कुछ फैक्टर्स की वजह से क्लासिफाई करी गई है, जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल देखते हैं। फर्स्ट एल्यूवियल सॉइल, ये फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है। ये बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड और इम्पॉर्टेंट सॉइल है, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा इलाकों में पाई जाती है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी मानी जाती है। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो पूरा एल्यूवियल सॉइल से कवर है और ये जो सॉइल है ये 3 इम्पॉर्टेंट रिवर है उनकी वजह से जनरेट होती है, डिपॉजिट होती है। जो रिवर्स हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही हिमालयन रिवर्स हैं। ठीक है, ये जो सॉइल है वो राजस्थान और गुजरात में भी पाई जाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, जो एल्यूवियल सॉइल है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी पाई जाती है और महानंदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाज में भी पाई जाती है। डेल्टाज मतलब जहाँ पर रिवर्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हों। ठीक है, जो एल्यूवियल सॉइल है वो अलग अलग प्रपोर्शन में सैंड, सिल्ट और क्ले को भी कंटेन कर कर रखती है। मतलब कुछ एल्यूवियल सॉइल के पास सैंड की मात्रा ज़्यादा होगी, कुछ एल्यूवियल सॉइल के पास सिल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी, कुछ के पास क्ले की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर हम रिवर वैली से इनलैंड की तरफ मूव करते हैं, मतलब कि जो रिवर वैली है, मतलब जो रिवर्स हैं और घाटियाँ हैं उनकी तरफ से हम ज़मीन की तरफ मूव करते हैं तो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो बड़े दिखाई देते हैं। और अगर हम रिवर वैली में देखें, अगर हम रिवर वैली के पास देखें तो वहाँ पर जो सॉइल के पार्टिकल है वो मोटे मोटे पत्थर की फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसी जगह की जो सॉइल होती है उसको दुराव, चाव और टिराई भी कहा जाता है। सॉइल जो है वो साइज़ के अलावा भी क्लासीफाई करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। एल्यूवियल सॉइल है वो एज के अकॉर्डिंग भी डिवाइड करी गई है 2 पार्ट में, बंगार एंड खदर। जो बंगार है वो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है और जो खदर है वो न्यू एल्यूवियल सॉइल है। बंगार में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ज़्यादा मात्रा में कंकड़ पाए जाते हैं इन द कंपेयर ऑफ खदर। ठीक है, और जो खदर है मतलब जो न्यू एल्यूवियल सॉइल है वो बंगार के कंपेयर में बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और इसमें बहुत अच्छे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो एल्यूवियल सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और ये पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम भी कंटेन कर कर रखती है, जो कि इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं गन्ने, मक्का, गेहूँ और दूसरे तरह के अनाज और दाल को उगाने के लिए। जो एल्यूवियल सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए यहाँ का जो इलाका होता है जहाँ पर एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर आबादी पाई जाती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर एग्रीकल्चर भी देखने के लिए मिलती है। कुछ जगहों पे जो एल्यूवियल सॉइल होती है वो एल्कलाइन होती है, मतलब बेसिक होती है, लेकिन इरिगेशन ट्रीटमेंट की हेल्प से इसको सही करा जा सकता है, एग्रीकल्चर के लिए मेंटेन करा जा सकता है। अब सेकंड टाइप आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कलर में ब्लैक होती है, इसको रिगर सॉइल भी कहते हैं और ये कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं।
ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट बेडरॉक मटेरियल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माने जाते हैं। ये जो ब्लैक सॉइल है ये डीकन ट्रैप मतलब बस्तर और नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों को भी कवर करके रखती है। और ये जो ब्लैक सॉइल है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जैसे गोदावरी और कृष्णा वैली में भी पाई जाती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल क्लेली मटेरियल को कंटेन करती है और ये जो सॉइल है ये अपनी मॉइस्चर होल्ड कैपेसिटी के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। ब्लैक सॉइल कंटेन करती है कुछ सॉइल न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम, ठीक है। लेकिन दीज सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेन, लेकिन ये जो फॉस्फोरिक कंटेन है वो ब्लैक सॉइल कंटेन नहीं करती है। जो ब्लैक सॉइल है वो बड़े गहरे क्रैक्स जनरेट कर लेती है अपने अंदर गर्म सीज़न की वजह से, ठीक है। और इस सॉइल में गर्मी के सीज़न में इरिगेशन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हमें इसको हमेशा इरिगेटेड मतलब गीला करके रखना चाहिए। और जब मॉनसून और शावर का सीज़न हो तभी हमें इसमें एग्रीकल्चर करनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं रेड एंड येलो सॉइल पे। जो रेड सॉइल है वो इग्नियस रॉक और लो रेनफॉल जैसे इलाके में डेवलप्ड होती है। और जो येलो और रेड सॉइल है वो ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा में पाई जाती है। ये जो रेड सॉइल है इसमें जो रेडिश कलर है वो डिफ्यूज़न ऑफ आयरन की वजह से डेवलप्ड होता है, मतलब कि इसमें आयरन प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये जो रेड सॉइल है इसका कलर रेडिश बन जाता है। और ये जो येलो सॉइल है इसका कलर येलो इसलिए होता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं लैटेराइट सॉइल पे। लैटेराइट सॉइल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ब्रिक, ठीक है। जो लैटेराइट सॉइल है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है और फॉर्म होती है। ये जो लैटेराइट सॉइल है ये लीचिंग होती है, मतलब कि हैवी रेन की वजह से ये जो लैटेराइट सॉइल है इसका इलाका लीच्ड होता है, मतलब कि वहाँ पर पानी भरा रहता है हमेशा। लैटेराइट सॉइल बहुत डीप होती है, इसकी ये एक एसिडिक कंपोनेंट है जिसकी पीएच वैल्यू होती है 6.0। जो लैटेराइट सॉइल है उसके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। और ये जो लैटेराइट सॉइल है ये साउथर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट्स के रीजन में पाई जाती है जैसे महाराष्ट्र, ओडिशा, और ये कुछ वेस्ट बंगाल के पार्ट में और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में भी पाई जाती है। इस सॉइल के अंदर प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स तो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, लेकिन ये जो सॉइल है ये ह्यूमस रिच होती है, मतलब कि इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जैसे कि डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये ह्यूमस रिच क्यों होती है? क्योंकि ये वेजिटेशन वाले इलाके में पाई जाती है, मतलब कि जहाँ पर कह सकते हैं कि फॉरेस्ट ज़्यादा हो और वाइल्ड लाइफ ज़्यादा पाई जाए, ठीक है। अगर जो लेटराइट सॉइल है वो ऐसे इलाके में नहीं होती है तो वो ह्यूमस पुअर मानी जाती है, ठीक है। अब ये जो लेटराइट सॉइल है ये अलग अलग लैंडस्केप में अलग अलग इलाकों में पाई जाती है। जब सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक को अपनाया गया था तब ये जो लेटराइट सॉइल है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मानी गई थी कुछ हिली एरियाज़ में जैसे कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में जो लेटराइट सॉइल है उसको चाय और कॉफ़ी उगाने के काम लाया जाता है। और जो लेड लेटराइट सॉइल है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरला में काजू उगाने के बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। अब एरिड सॉइल जो है कलर में ब्राउन होती है और ये सैंडी टेक्सचर और सैलाइन होता है नेचर में, मतलब कि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं। जो ये एरिड सॉइल है ये सॉल्ट को कंटेन करके रखती है और एरिड सॉइल से हम सॉल्ट को कंटेन करते हैं बाय द इवेपोरेटिंग ऑफ वाटर की इवेपोरेशन की प्रोसेस से हम एरिड सॉइल के अंदर से सॉल्ट को कंटेन करते हैं, ठीक है। ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर और इवेपोरेशन की वजह से ये जो सॉइल है वो ह्यूमस पुअर होती है और ये मॉइस्चर को भी कंटेन नहीं करती है, ठीक है। अब ये जो सॉइल है ये लोअर हॉरिजन इलाके में पाई जाती है, इसलिए इसके अंदर कंकड़ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं।
क्यों ज़्यादा मात्रा में होते हैं? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। एरिड सॉइल में कंकड़ क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्योंकि ये कैल्शियम को कंटेन कर रखती है। अब ये जो सॉइल है इसको हम प्रॉपर इरिगेशन की हेल्प से कल्टीवेशन के लायक बना सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉरेस्ट सॉइल पे। फॉरेस्ट सॉइल जो है वो हिली माउंटेनियस एरिया में पाई जाती है जहाँ पर रेन फॉरेस्ट अवेलेबल हो। ठीक है, अब ये जो सॉइल है वो माउंटेन एनवायरनमेंट में पाई जाती है और माउंटेनियस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेस्ट सॉइल को बनाने के लिए, फॉरेस्ट सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। ये जो फॉरेस्ट सॉइल होती है वो लॉमी और सिल्टी होती है। ठीक है, और ये जो फॉरेस्ट सॉइल है वो हिमालयस रीजन पे जहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा गिरती हो वहाँ पर पाई जाती है और इसलिए लो ह्यूमस भी होती है। लो ह्यूमस मतलब ये ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं उनको कंटेन नहीं करती है। अब ये जो फॉरेस्ट सॉइल है वो जिस वैली एरिया में पाई जाती है वहाँ पर जहाँ पर रिवर टेरेस और एल्यूवियल फैंस होते हैं वहाँ पर ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, द डेन्यूशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। मतलब कि सॉइल इरोजन क्या होता है? जब कोई भी सॉइल अपनी जगह से दूसरी जगह पर बह जाती है, उड़ जाती है, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन की जो प्रोसेस है वो नेचर में बैलेंस रहती है हमेशा, लेकिन कभी कभी ये जो बैलेंस्ड है ये बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग। नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से जैसे वाइंड, ग्लेशियर और वाटर। ये सभी चीज़ें सॉइल इरोजन के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, जैसे कह सकते हैं ये सभी चीज़ें ही हैं जो सॉइल इरोजन का कारण है। ठीक है, रनिंग वाटर, जो रनिंग वाटर होता है मतलब बहता हुआ पानी होता है वो क्लेली सॉइल को कट कर देता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि जो रनिंग वाटर है उसने क्लेली सॉइल को बीच में से कट कर दिया है, इसको हम क्या कहते हैं? गुलीज। ठीक है, और ये जो गुलीज हैं इसकी वजह से जो सॉइल है वो अनकल्टिवेटेड हो जाती है। उस अनकल्टिवेटेड सॉइल को हम बेड लैंड कहते हैं। चंबल जैसे इलाकों में ये जो गुलीज हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, जिसमें इतने बढ़ जाते हैं कि इनमें से जानवर के बड़े बड़े झुंड भी गुजर सकते हैं और इन बड़ी गुलीज को हम रिवाइंस कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये जो सॉइल है ये वाटर फ्लो की वजह, जैसे वाटर बहता हुआ जो पानी है, ठीक है, वो सॉइल की परत को अपने साथ बहाकर ले जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? सीट इरोजन कहते हैं। ठीक है, और कभी कभी जो विंड्स हैं वो भी अपने साथ सॉइल को बहाकर ले जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विंड इरोजन कहते हैं। ठीक है, कभी कभी फार्मिंग के जो गलत मेथड्स होते हैं, प्लगिंग के जो गलत मेथड्स होते हैं वो भी सॉइल इरोजन का कारण बन सकते हैं। ठीक है, प्लगिंग along the contour line can declarate the flow of water down the slope। मतलब कि कॉन्टोर लाइन में प्लग करना सॉइल इरोजन को कम कर सकता है। कॉन्टोर लाइन में प्लगिंग कैसे? जैसे एक बड़ी सी फील्ड है, ठीक है, इसमें हमने छोटे छोटे स्टेप्स में एक कह सकते हैं कि हमने सीढ़ियाँ बना दी हैं। इसकी वजह से जो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं इनकी वजह से जो सॉइल इरोजन है वो कम हो जाता है। ठीक है, टेरेस कल्टीवेशन की वजह से भी हम सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। टेरेस कल्टीवेशन और कॉन्टोर प्लगिंग सेम होता है, लेकिन जो कॉन्टोर प्लगिंग होता है उसमें हम छोटे छोटे स्टेप्स को बनाते हैं, लेकिन टेरेस कल्टीवेशन में हम बहुत बड़े बड़े स्टेप्स को बनाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन है वो कम हो जाता है। ठीक है, टेरेस कल्टीवेशन सेंट्रल हिमालय में और वेस्टर्न हिमालय में भी बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। ठीक है, लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू strip of grass are left to grow between the crops, this break up the force of the wind। मतलब कि हम छोटी छोटी ग्रास को भी, एक फील्ड है उसमें हमने कोई क्रॉप ग्रो करी, इसके बीच में हम छोटी छोटी ग्रास को भी ग्रो कर सकते हैं जो कि सॉइल इरोजन को कम करती हैं। इसको हम स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कहते हैं। ठीक है,
ये जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है ना, ये विंड के फोर्स को कम करती है। विंड जो हवा बहती है उसके फोर्स को ये कम करती है। प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे। अगर हम किसी फील्ड में बड़े बड़े फॉरेस्ट, बड़ी बड़ी ट्रीज़ को ग्रो कर देते हैं तो ये भी स्ट्रिप क्रॉपिंग की तरह ही मानी जाती है और ये भी सॉइल इरोजन को कम करती है। जब हम एक रो में बड़े बड़ी ट्रीज़ को ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। शेल्टर बेल्ट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट करती है सॉइल इरोजन को कम करने में और वो सैंड की स्टेबलाइजेशन में, मतलब कि मिट्टी को एक जगह रोकने में, थामने में ये जो शेल्टर बेल्ट्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो यहीं से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।